हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं दीर्घा स्वागत करती हूं आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके सीटेट के जो ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम हुए थे उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके आने वाले सीटेट में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपका जो अभी दिसंबर और जनवरी में जो एग्जाम होने वाला है सीटेट का, तो इसके लिए आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली क्लास होगी। तो आप सभी साथियों को इस सेशन को एंड तक देखना है और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान के रेगिस्तान में, आबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें रेगिस्तानी ओक के बारे में तो ये जो पेड़ है आपका ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पेड़ है। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेराव नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए सभी। चेराव नृत्य जो है आपका वो किस राज्य में मनाया जाने वाला नृत्य है? तो देखिए, अगर हम बात करें चेराव नृत्य की तो ये नृत्य जो है आपका ये मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला नृत्य है। विकल्प ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बताइए, जो आपके पौधे होते हैं जो कि खारे जल में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आत्पोद्भिद, समोद्भिद, लवणोद्भिद या फिर मरुद्भिद। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके खारे जल में जो उगने वाले पौधे होते हैं वो आपके लवणोद्भिद कहलाते हैं। मतलब कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, लवणोद्भिद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजमा, चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का लोकप्रिय भोजन है? तो आप सभी को बताना है कि जो राजमा, चावल और जो छोले भटूरे हैं वो किस राज्य का सबसे फेमस फूड है? पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। देखिए, अगर हम बात करते हैं राजमा चावल और छोले भटूरे की तो ये जो है आपका जो सबसे फेमस फूड है आपका ये पंजाब में वहां का लोकप्रिय भोजन माना जाता है। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपेंथीज वह पौधा है जो शिकार करता है। इसके विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक नेपेंथीज पौधा है तो इसके विषय में आपको कुछ कथन दे रखे हैं और आपको इन सभी के बारे में बताना है कि इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी साथी आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो आपका नेपेंथीज पौधा है ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इसी के साथ जो आपका भारत में मेघालय राज्य के अंदर ये पाया जाने वाला पौधा है। और वहीं भी कह रहा है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो होता है वो एक पत्ती से ढका होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो आपका नेपेंथीज पौधा होता है वो एक घड़े के समान आकृति होती है कुछ इस तरह से। तो ये इसी के समान होता है जो कि एक पत्ती के द्वारा ढका रहता है ऐसे। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। वही कह रहा है सी में, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर लेता है। तो देखिए, ये छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ ही आपका जो मेढक या जितने भी थोड़े बड़े जीव होते हैं उन सभी को भी ये फंसा करके खा लेता है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ये सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता फंसा करके। वहीं डी कह रहा है, यह कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। तो देखिए, ये मोहक आवाज नहीं बल्कि एक जो अच्छी सी स्मेल होती है खुशबू वाली उसको निकालता है, जिनमें जो है वो आपके जीव होते हैं वो फंस करके इसके अंदर बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो इन्हें खा जाता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प ए और बी हो जाएगा। इसको ठीक कर लीजिए, 1 का इसका बी कर लीजिए इसमें। ये विकल्प ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। मतलब आपको नीचे सूची दे रखी गई है और आपको बताना है कि इनमें क्या सही है और क्या गलत है। झील, तालाब, झरना और पहाड़ी
तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की, तो झील, झरना और जो आपका तालाब है ये सारे ही आपके जलमंडल के भाग कहलाते हैं। और वही बात करें अगर हम पहाड़ी की, तो पहाड़ी जो होती है आपकी ये स्थल मंडल का भाग कहलाती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसी के साथ। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, मतलब कि पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या चीज सही है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एक विशेष है जो 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। बी कह रहा है कि 1 से लेकर के 2 के कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सी कह रहा है कि क्लास 2 और 3 और इसी के साथ जो 4th की कक्षाएं होती हैं उनके लिए पर्यावरण अध्ययन में जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। डी कह रहा है कि 1st से लेकर के 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर करिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, मतलब कि जो आपकी क्लास 1st और जो 2nd होती है इसके अंदर भाषा और गणित के माध्यम से ही आपका पर्यावरण जो अध्ययन है वो पढ़ाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपके क्लास 1st और 2nd में जो है वो ईवीएस सब्जेक्ट नहीं है, इसी वजह से उसके अंदर जो है भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण शिक्षण पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों में किस पक्षी की आंखें एकदम सामने होती हैं? मतलब कि वो ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी जो दोनों आंखें होती हैं वो एकदम सामने की ओर होती हैं? दर्जन चिड़िया, उल्लू, मैना या फिर कबूतर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए आप सभी। तो देखिए अगर हम बात करें कि वो ऐसा जो पक्षी है जिसकी आंखें जो है वो एकदम सामने की ओर होती हैं तो वो आपका उल्लू होता है, मतलब कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। वही बात करें अगर हम दर्जन चिड़िया की, तो जो आपकी दर्जन चिड़िया होती है इसकी जो चोंच होती है वो एकदम सुई की जैसी इसकी चोंच होती है, एकदम पतली महीन सी, जो कि अपना घोंसला है वो पत्तों को सील करके बनाती है और उसी के अंदर ही अपने अंडे देती है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। वहीं अगर हम बात करें मैना की, तो मैना जो होती है आपकी ये झटके से गर्दन को जो है वो आगे पीछे करती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसी के साथ। देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, उल्लू। देखिए अगर हम उल्लू की बात करें तो उल्लू की जो आंखें होती हैं वो एकदम सीधी होती है, मतलब कि सामने की ओर होती हैं, जैसे हम लोगों की हैं सेम उसी तरह ही आपके उल्लू की भी आंखें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें उल्लू की, तो उल्लू जो है वो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा करके चीज़ों को देख सकता है। और अगर हम बात करें दर्जन चिड़िया की, तो जो आपकी दर्जन चिड़िया होती है इसकी जो चोंच होती है वो एकदम सुई के समान पतली सी होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसी के साथ साथ। वहीं ये जो है वो अपना घोंसला जो है वो पत्तों को सिल करके बनाती है और उसी के अंदर ही अपने अंडे देती है। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखने हैं इसी के साथ। अगर हम बात करें मैना की, तो देखिए मैना जो होती है आपकी ये झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है। तो आपको ये सारे ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हैं ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में कई दफ़े पूछ चुका है। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च ज्वर मतलब कि जिसे तेज बुखार कहा जाता है, इसके साथ कपकपी जिसका उपचार जो है वो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह क्या है? ऐसा कौन सा रोग है जिसके अंदर तेज बुखार के साथ ही कपकपी भी आती है और जो उसकी सिनकोना जो पेड़ होता है आपका उसकी छाल से उसका इलाज किया जाता है? क्या यह चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है या फिर मियादी बुखार है? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। मलेरिया के अंदर जो है आपका वो तेज बुखार आता है, इसी के साथ ही कपकपी भी आने लगती है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली खाते हैं।
गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सभी साथी आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें कह रहा है गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। गुजरात में जो है वो दाल के अंदर जो है शक्कर डाल करके खाते हैं। और वहीं केरल में जो है वहाँ के लोग जो करी के साथ उसके अंदर टैपियोका को खाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टैपियोका की, तो टैपियोका को कसावा और इसी के साथ आपका कप्पा भी कहा जाता है। तो आपके टैपियोका के 2 नाम और हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं। और देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली खाते हैं। तो देखिए, कश्मीर के लोग नहीं खाते हैं नारियल के तेल में बनी हुई समंदर की मछली, ये गोवा के लोग खाते हैं। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। और डी में दे रखा है कि गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि गोवा के लोग सरसों के तेल में अपनी मछली नहीं खाते हैं तल करके, ये कश्मीर के लोग खाते हैं सरसों के तेल में तल करके मछली। तो विकल्प आपका ए भी सही है और सी और डी जो है आपका वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो विकल्प सी के साथ, मतलब कि सी और डी आपके गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था। तो आपको बताना है ये जो भुज है आपका, ये किस राज्य में पड़ता है? क्या ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, या फिर गुजरात में पड़ता है, क्या हरियाणा में पड़ता है, या फिर गोवा में पड़ता है? तो देखिए, बात करें अगर 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप आया था आपका भुज के अंदर, ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है, मतलब कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं भूकंप की, तो भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? बताइए आप सभी कि भूकंप की जो तीव्रता होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो देखिए, अगर हम बात करें भूकंप की तीव्रता की, तो ये आपके सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए, भूकंप जो होता है उसमें रिक्टर स्केल पर इसकी जो है वो तीव्रता मापी जाती है। तो आपको इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि रिक्टर स्केल पर जो होता है आपका वो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। देखिए, आपके नीचे कुछ राज्य दे रखे हैं और आपको बताना है कि तमिलनाडु के निकट कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। बताइए, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों की, तो इनमें आपका आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है, मतलब कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? मतलब कि आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने जहां से आपका डांडी यात्रा शुरू की थी वो भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या यह हरियाणा में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, या फिर राजस्थान में स्थित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। इसी के साथ सभी को एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका जो सी विकल्प है यानी कि गुजरात, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा प्राप्त समय दिया जाता है, यह क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर की, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा कि जो आपकी पर्यावरण अध्ययन है ये बाल केंद्रित होती है, क्योंकि इसमें जो आपका बालक होता है वो सेंटर में रहता है। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए, अगले ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा नहीं सीखा जाता है, और ना ही पर्यावरण अध्ययन जो है आपका वो शिक्षक केंद्रित है, और ना ही पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और इसी के साथ जो आपकी काली मिर्च है वो उगाए जाते हैं? क्या यह उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं, या फिर कर्नाटक में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर केरल में? बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च, तो ये जितनी भी हैं आपकी, ये सभी केरल राज्य में उगाई जाती हैं, मतलब कि जो विकल्प डी है आपका केरल, ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में ही आपकी साइलेंट वैली भी स्थित है।
इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको वो एक बार टेट में भी पूछ चुका है कि आपकी जो साइलेंट वैली है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपकी केरल राज्य में स्थित है। और देखिए केरल राज्य को ही मसालों का बागान भी कहा जाता है, मतलब कि मसालों का उद्यान कहा जाता है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें, अवलोकन अन्वेषण प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं, या फिर सुनिश्चित करना कि वह पुस्तक को पढ़ने तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा कि एक ईवीएस की जो कक्षा है उसको एक खुशगवार कक्षा होने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे अच्छा रहेगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प बी के साथ अवलोकन, इसी के साथ अन्वेषण मतलब कि खोज, प्रश्न पूछना और इसी के साथ जो आपके क्रियाकलाप, तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूट का रेशा जूट के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? मतलब आपको बताना जो जूट है उसमें जो रेशे होते हैं आपके वो जूट के पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का सभी साथी आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अगर हम बात करें जो आपका जूट का रेशा होता है वो जूट के पौधे के जो तने होते हैं वो उनसे प्राप्त किया जाता है, तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा, तना। देखिए अगर हम बात करें जूट प्राप्त कब की जाती है आपकी, तो जूट जो होती है आपकी ये बारिश के मौसम में प्राप्त की जाती है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, मान लीजिए अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया आपको तो इसी के साथ आपको ये ध्यान रहेगा कि जो आपका जूट का रेशा होता है इसकी जो खेती होती है आपकी वो बारिश के मौसम में इसे प्राप्त किया जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? क्या ये मियादी बुखार है, चिकनगुनिया है, डेंगू है या फिर अनीमिया है? इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि एक जो डॉक्टर है वो रोगियों को गुड़, आंवला और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो किस बीमारी में उन्हें खाने की सलाह देते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, अनीमिया मतलब कि जिसके अंदर लोहे की कमी हो जाती है यानी लौह तत्व की कमी हो जाती है, तब डॉक्टर जो है आपको वो गुड़, आंवला और इसी के साथ जो हरी पत्तेदार वाली सब्जियां होती हैं जैसे कि आपकी पालक हो गई और आपकी नारी का साग हो गया, इन सब चीज़ों को जो है वो डॉक्टर खाने की सलाह देता है आपको। और देखिए अगर हम बात करें मियादी बुखार की, तो जो आपका मियादी बुखार है ये आपका दूषित भोजन के द्वारा या फिर जो आपका दूषित पानी होता है इसके द्वारा भी फैलता है। और बात करें अगर हम डेंगू की आपकी, तो डेंगू जो है आपका ये एडीज एजिप्टीज से फैलता है, तो ये जो है आपके चिकनगुनिया और डेंगू ये दोनों ही आपके मच्छरों से होने वाले रोग हैं, तो आपको इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुत मूंग या चना के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। अंकुरण का वह भाग जो सबसे पहले विकसित होता है, मतलब कि जो साबुत मूंग होती है आपकी या जो आपके चने होते हैं उन्हें अगर आप रात भर पानी में भिगो करके अगर रख देंगे 1 से 2 दिन के लिए तो आप उसके अंदर क्या पाते हैं कि उसका जो अंकुरण वाला कौन सा भाग होता है जो सबसे पहले विकसित होता है? क्या सबसे पहले जड़ विकसित होती है या पत्ता विकसित होता है या फिर आपका फल विकसित होता है और इसी के साथ आप पत्ता ना विकसित होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका जड़, मतलब कि आपकी सबसे पहले जो जड़ होती है ये सबसे पहले विकसित होगी। देखिए अगर हम डायग्राम की मदद से देखते हैं तो ये जो हो गया वो आपका बीज हो जाएगा, तो बीज अगर जब बन जाएगा आपका तो उसके बाद आपकी जड़ विकसित हो जाएगी, तो ये आपकी जड़ हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आपकी यही तो विकसित हुई और उसी के बाद आपका स्टेम बन जाएगा जिसे आप तना कहते हैं, और फिर उसी के बाद इसके ऊपर पत्तियां आ जाएंगी, है ना। तो ये एक प्रोसेस होती है किसी बीज को जमने की, मतलब कि इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका जड़ जो होता है वो सबसे पहले अंकुरण का भाग माना जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? कैरोलिन के कारण, मेलानिन के कारण या फिर एल्ब्यूमिन के कारण या फिर कैसीन के कारण?
देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेलानिन। तो देखिए अगर हम मेलानिन की बात करते हैं तो जिनके अंदर मेलानिन सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा काले काले हो जाते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि वो काला है और मैं गोरा हूँ। तो देखिए जो काले लोग होते हैं ना, उनके अंदर जो है वो कैंसर के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो मेलानिन बढ़ा होता है, तो वो उसे रोकने में मदद कर देता है। और वही बात करें देखिए अगर हम कैसीन की, तो जो आपका कैसीन होता है ये आपका दूध में पाया जाता है, तो ये तो सभी आपको पता होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में आकलन का संकेतक है, तो बताइए ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? स्मरण करना है, चर्चा करना है, सूची बनाना है या फिर कथन देना है? बताइए सभी साथी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें ईवीएस में आकलन के संकेतक की, तो इसमें स्मरण करने वाली बात, मतलब कि याद करने वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत मानी जाती है। चर्चा करने वाली बात एकदम सही है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा। सूची नहीं बनाना है और ना ही कोई कथन देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों में अनुपस्थित होता है? नीचे देखिए आपके कुछ खनिज पदार्थ दे रखे हैं और आपको बताना है कि हड्डियों के अंदर क्या चीज़ नहीं पाई जाती है। क्या फास्फोरस नहीं पाया जाता है, या कैल्शियम नहीं पाई जाती है, या फिर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाई जाती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अगर हम बात करते हैं खनिज की जो कि आपका हड्डियों में अनुपस्थित होता है, तो देखिए आपका फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों में, इसी के साथ आपका कैल्शियम भी पाया जाता है और ऑक्सीजन भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। बचा आपका डी मतलब कि कार्बन, तो कार्बन जो होता है आपका वो हड्डियों में इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो ये होता है आपका Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? नीचे आपको कुछ रोग दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है। तो देखिए अगर हम बात करें प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की, तो इनमें जो आपका मेरास्मस होता है ये आपका प्रोटीन की कमी से ही होता है। और देखिए आपका मेरास्मस के साथ साथ ही आपका जो क्वाशीयोकर एक बीमारी है ये भी आपकी प्रोटीन की कमी से ही होती है, तो इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखनी है। देखिए अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो टाइफाइड जो है आपका ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसी के साथ। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन जड़ नहीं है? नीचे आपके विकल्प दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जड़ नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के राइट आंसर की, तो देखिए मूली भी आपकी एक जड़ होती है, गाजर भी आपकी जड़ मानी जाती है, और वहीं जो शकरकंद होती है ये भी आपकी जड़ मानी जाती है। लेकिन जो आपका आलू होता है ये जड़ नहीं, ये एक तना है आपका, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा, आलू। देखिए अगर हम बात करते हैं तने की, तो तने में आपका हल्दी, लहसुन, अरबी, ये जितने भी हैं आपके ये सब तने ही कहलाते हैं, तो इसी के साथ आपको ये सब भी ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा क्या है आपको ये बताना है। क्या सोडियम बाइसल्फाइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सल्फाइड है, या फिर सोडियम कार्बोनेट है? तो देखिए अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा जो होता है आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है, मतलब कि विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो ये जो होता है आपका ये अग्निशामक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दिए गए किन खाद्य पदार्थों में खट्टा स्वाद है? तो देखिए आपके नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से किस खाद्य पदार्थ के अंदर खट्टा टेस्ट होता है। तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 के राइट आंसर की, तो ककड़ी में आपका खट्टापन नहीं होता है, नींबू में बिल्कुल, नींबू के अंदर आपका खट्टापन पाया जाता है, और ना ही मूली में होता है आपका, और ना ही सेब में होता है, मतलब कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें नींबू में ये खट्टा स्वाद किसके कारण आता है, तो जो आपका सिट्रिक एसिड होता है इसी के कारण ही आपका इसके अंदर जो है वो खट्टा स्वाद आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसी के साथ क्लास को भी एक बार लाइक शेयर कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला हांडी एक जिला है, यह कहाँ स्थित है?
तो बताना है आपको कि कालाहांडी है जो कि एक जिला है, वो किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, उड़ीसा में, त्रिपुरा में या फिर मिजोरम में? देखिए अगर हम बात करें कालाहांडी जिले की तो ये जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, मतलब कि जो विकल्प बी है आपका वो सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखने हैं, जो कि आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो भी आपका जो है वो उड़ीसा में ही स्थित है, और वहीं जो आपका लिंगराज मंदिर है वो भी आपका जो है उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। और वहीं बात करें देखिए अगर हम उड़ीसा राज्य की राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है? वो भुवनेश्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस पौधे में बीज जो है वो जंतुओं के द्वारा बिखराए जाते हैं? मैपल, अरहर, आम या फिर इनमें से सभी? तो आपको बताना है वो कौन सा पौधा है जिसके अंदर जो जंतु होते हैं वो आपके बीज बिखरा देते हैं। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, मतलब कि जो आम है आपका वो उसके जो बीज होते हैं वो जंतुओं के द्वारा बिखेर दिए जाते हैं इधर उधर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपेरों द्वारा दी जाने वाली सांप की जहर से कौन सी दवाई बनाई जाती है? तो आपको बताना है कि जो आपके सपेरे होते हैं वो सांप के जहर से कौन सी दवाई बनाते हैं? क्या एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या फिर एनाल्जेसिक बनाते हैं या फिर जड़ी बूटी बनाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करें सपेरों के द्वारा जो आपकी दवाई बनाई जाती है उनके जहर से, वो आपकी जड़ी बूटी कहलाती है, मतलब कि विकल्प सी सही होगा इसका। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो आपको बताना है कि क्लास 3 है जिसके अंदर मानचित्रण के अंदर वो कौन सा क्रियाकलाप है जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट होगा। क्या उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आसपास का रेखा चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, या फिर उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें मानचित्रण की, तो मानचित्रण जो होता है वो बच्चों के अंदर दिशा और इसी के साथ जो स्थिति का ज्ञान होता है वो करवाता है। तो मानचित्रण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपका दिशा और स्थिति के बारे में जानकारी देना। इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, मतलब कि विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो कि कह रहा है कि सांप की जहर से जो दवाई बनती है उसका नाम क्या है। तो आप सभी को यह बताना है कि जो सांप के जहर से जो दवाई बनाई जाती है उसका नाम क्या है। क्या वो क्लोरोक्विन है, एंटीवेनम है, या सिप्रोफ्लोकाक्सिन है, या फिर इसका पैरासीटामोल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आकर के जुड़िए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।